नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज का सेशन बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति के नाम पर जो घटनाएं हो रही हैं, फिर चाहे वो कॉमेडी के माध्यम से हो, चाहे बयानों के माध्यम से हो, और उनकी घटनाओं की वजह से देश की राजनीति में जो आ रखा उबाल हो, यह वर्तमान की बड़ी चर्चा है। हाल ही में एक कॉमेडियन जिनका नाम है कुणाल कामरा, उन्होंने अपना एक स्टैंड अप एक्ट, स्टैंड अप मतलब आप खड़े हुए हैं, जनता सुन रही है और आप जोक क्रैक कर रहे हैं। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है और अपनी रियल लाइफ में जो घटनाएं इस समय दुनिया में चल रही हैं उन पर रिएक्ट करके कॉमेडी बनाने के लिए जाने जाते हैं। सटायरिकल कॉमेडी कह सकते हैं आप उसे। ऐसे में आपके एक कॉमेडी एक्ट की वजह से महाराष्ट्र के अंदर मामला बहुत उबला हुआ है। उबला हुआ है, जिस जगह आपने परफॉर्म किया उस जगह को शिव सैनिकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिया गया है। ऐसे में कुणाल कामरा ने क्या कहा जिसकी वजह से शिव सैनिक आहत हो गए, यह तो एक बड़ा प्रश्न है ही। लेकिन यहां से बड़ा प्रश्न यह है कि अगर कॉमेडी में कही गई किसी बात से आस्थाएं इस कदर आहत होने लगे तो यह कहां जाकर रुकेगी, यह दूसरा बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। हमारे देश में अभिव्यक्ति के नाम पर कौन कौन सी अभिव्यक्ति अलाउ होंगी, ये आने वाला समय शायद इस बात के लिए भी प्रश्न खड़ा करेगा। आज बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं क्योंकि कुणाल कामरा का जो इंसिडेंट है वो वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर दिए गए बयान के चलते काफी ज्यादा बवाल काट रहा है। ये कुणाल कामरा अपने पहले के ये स्टैंड अप शोज जिसके अंदर शटअप कुणाल के नाम से वजह से जाने भी जा चुके हैं। इनका एक अर्नब गोस्वामी के साथ विवादित वीडियो भी रहा, उस कारण भी सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक के लिए भावेश अग्रवाल से ट्विटर पर उलझते हुए भी देखे गए थे, इस कारण से भी सुर्खियों में रहे हैं। तो आप अपने एक्ट की वजह से, अपनी कॉमेडी की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन हां, पॉलिटिक्स जानने वाले लोग, राजनीति समझने वाले लोग इनका जब राजनीतिक झुकाव देखते हैं तो इन्हें राहुल गांधी जी के साथ देखा जाता है, कन्हैया कुमार के साथ देखा जाता है, तमिलनाडु में इनका रहना देखा जाता है, इनके साथ में उद्धव ठाकरे जी का जुड़ना देखा जाता है। कुल मिलाकर के अपोजिशन की तरफ से अपने आप में एक चेहरे के रूप में इन्हें कॉमेडियन के रूप में देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इनका एक कॉमेडी एक्ट है या फिर उस एक्ट के माध्यम से अपोजिशन की ये आवाज बन गए हैं। हमारे देश में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा इस तरह के बयान और उसके बाद देश के अंदर बयानों की प्रतिक्रिया सुर्खियों का कारण बनी है। फिलहाल के लिए इनके पक्ष में भी लोग आकर खड़े हो गए हैं, जिसमें से जया बच्चन जी का बयान काफी वायरल हो रहा है। उद्धव ठाकरे जी का इनके समर्थन में दिया गया बयान काफी चर्चा में हो रहा है। कुल मिलाकर के अपोजिशन की तरफ से अभी जो ग्रोख के रिप्लाईज के चलते भारत सरकार आहत होकर चुकी ही थी, या कहिए तो जो बीजेपी आहत होकर निकली ही थी, अब उस कमी को कुणाल कामरा ने अगले 5 दिन का और भोजन दे दिया है। कुछ समय पूर्व देश के अंदर ग्रोख चर्चा में था, ट्विटर का एआई चर्चा में था, जो कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ काफी सारे लिख लिख करके बयान दे रहा था। अब कुणाल कामरा का स्टैंड अप एक्ट, जिसके चलते कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को अपने खिलाफ हो रहे इस रूप को देखकर असहज होना बड़ा आसान से दिखाई दे रहा है। आइए कुणाल कामरा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आप अपने पॉपुलर शो शटअप या कुणाल के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल अपने जिस एक्ट की वजह से जाने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के ऊपर है। वैसे अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे जो कि YouTube पर उपलब्ध है, हालांकि महाराष्ट्र के लिए इन्होंने बिल्कुल छोटा सा 2 मिनट का क्लिप काटकर अलग से डाला है, लेकिन इनका जो पूरा एक्ट है वो नए भारत के नाम से है। और इस नए भारत नाम से जो एक्ट इन्होंने परफॉर्म किया है उसमें इन्होंने सरकास्टिकली मोदी जी के ऊपर भी व्यंग किया है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी व्यंग किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने एक्ट में अंबानी, आनंद महिंद्रा, भावेश अग्रवाल जैसे वो चर्चित लोग जो कहीं ना कहीं अपने कंटेंट की वजह से सुर्खियों में रहते हैं या फिर अपने काम या अपने रिएक्शंस की वजह से चर्चा में रहते हैं, उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से सटायरिकल तरीके से इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब इनकी जो प्रतिक्रिया है उसमें जो सबसे बड़ा
टच पॉइंट बना वो एकनाथ शिंदे जी का था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो केवल ट्रिगर था, असल मायने में तो मोदी जी के खिलाफ इनके जो बयान थे उससे लोग भड़के हुए हैं, लेकिन उस पर भड़कना मोदी जी की इमेज को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। उस ध्यान को मोदी जी के ऊपर शिफ्ट करने के स्थान पर इसे एकनाथ शिंदे जी के ऊपर शिफ्ट कर दिया जा रहा है। एकनाथ शिंदे जी के बारे में इन्होंने बिना डायरेक्ट नाम लिए जो कविता गाई, उस कविता में एक शब्द का उपयोग हुआ जो कि गद्दार है। उस गद्दार शब्द से शिव सैनिक भड़के हुए हैं, और शिव सैनिकों का जो भड़कना है वो किस कदर कानून अपने हाथ में लेने जैसा हुआ वो भी देखने योग्य है। किस तरह से सत्तारूढ़ दल के साथ गठबंधन में चल रहे शिवसेना ने अपने पॉलिटिकल समर्थकों की वजह से एक एक्ट की परफॉर्मिंग जो प्लेस है उसको जो नुकसान पहुंचाया वो होते देखा। लोगों ने न्यायपालिका के स्थान पर कानून को अपने हाथ में लेते देखा। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो वर्तमान स्थिति चल रही है वो कानून व्यवस्था को लेकर काफी सारे सवालिया निशानों में है। फिलहाल के लिए कुणाल कामरा का जो एक्ट है उस एक्ट को मैं यहां पर नहीं बजा रहा हूं, वो इसलिए नहीं बजा रहा हूं कि संभवतया ये कॉपीराइट इशू हो सकता है। इसमें ये एक गाना गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब करके, उस पर इन्होंने देश के अंदर नाकामयाब कैसे होंगे इसके ऊपर टिप्पणी डाली है। ऐसे ही इन्होंने जो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर बयान दिया वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये एक फिल्म की धुन पर इन्होंने गाया भी था, और उस गाने के अंदर इन्होंने जो लाइनें कही वो इस तरह से हैं कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय। एक फिल्म का गाना है जिसको इन्होंने अपने राइमिंग में गाया है। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। ये जो ठाणे की रिक्शा, असल मायने में एकनाथ शिंदे जी कभी रिक्शा ड्राइवर हुआ करते थे, ऐसी मीडिया में उनके बारे में रिपोर्ट्स हैं। आंखों पर चश्मा उनके लगा रहता है। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए। ये गुवाहाटी की क्या घटना है अभी आगे चलकर हम बताएंगे। जब शिवसेना से एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ और गुवाहाटी में जाकर के रुका, उसको इन्होंने गुवाहाटी में छिप जाए करके कहा है। मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। अब ये जो गद्दार शब्द है, जिसने किसी को धोखा दिया हो वो गद्दार है। हमारे देश में गद्दार नाम से फिल्में भी बनी हैं, लेकिन इस गद्दार का जो उपयोग है वो डायरेक्टली यहां पर नाम लेकर नहीं है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन जो समझने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ गए कि ये एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा जा रहा है। ठाणे के रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में आ चश्मा, हाय। मंत्री नहीं है वो दल बदलू है, और क्या कहा जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। ये पूरा वो राजनीतिक घटनाक्रम है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है। इसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं है, और ये सारे बयान बड़े कॉमन हैं। आज उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा एकनाथ शिंदे ग्रुप को गद्दार संबोधित किया जाता है। ऐसे में ये जो बातें इसमें लिखी हैं, जैसे मंत्री नहीं वो दल बदलू है, स्वाभाविक है कि उद्धव ठाकरे गुट में वो हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे जी के साथ शिवसेना में हुआ करते थे, लेकिन शिव सैनिकों को लेकर वो साइड में हो गए और अपनी शिवसेना बना लिए। जिस थाली में खाए, क्योंकि बाला साहिब ठाकरे जी के साथ वो हुआ, मतलब साथ रहा करते थे, लेकिन उन्हीं को छोड़ करके अलग पार्टी बना ली। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार जब बनी एकनाथ शिंदे जी की, उस समय पर सीएम फडणवीस जी के सहयोग से ही वो बन पाए थे। तीर कमान शिवसेना का इस समय चुनाव चिन्ह है, इनको बाप मेरा ये चाहे। अब शिवसेना के पास से इन्होंने तीर कमान का चिन्ह तो ले लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के जो फादर थे जिन्होंने शिवसेना स्थापित की थी, उनको भी अब ये अपना ही बताना चाहते हैं। इस पर इन्होंने अपनी तरफ से ये पूरी तरह की बातें कही। अब ये जो बातें इन्होंने पैरोडी में कही, इस पैरोडी से पूरा की पूरा मामला जो है वो इस समय की महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। जब इन पर इस बात का दबाव बनने लगा कि आपने ये सब क्या कहा और इसके चलते आप माफी मांगिए, तो इन्होंने बकायदा महाराष्ट्र वाली क्लिप अलग से काटकर और डाल दी कि ढंग से सुन लो कि मैंने क्या कहा। जिसके बारे में कहा वो ये है, आंखों में चश्मा, चेहरे पे दाढ़ी, और जहां से ये आते हैं उस जगह का नाम ठाणे है। ठाणे महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में अब आपको थोड़ा सा बिहार की, महाराष्ट्र की राजनीति को भी हम आपके साथ लिए चलते हैं ताकि इसकी पूरी प्रासंगिकता को आप रिलेट कर पाएं कि इन्होंने कहा क्या और किस चीज पर कहा। असल में महाराष्ट्र के इलेक्शन को 2014 के विधानसभा चुनावों से देखना होगा।
2014 के अंदर बीजेपी ने जब सरकार बनाई उस समय शिवसेना इनके साथ हुआ करती थी। आप उद्धव ठाकरे जी को और अमित शाह जी को बड़ी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते हुए देख सकते हैं। इनकी सरकार जब थी तब एकनाथ शिंदे शिवसेना में ही हुआ करते थे। और जब 2014 के रिजल्ट्स आए थे तो ये नंबर जो 288 का है, जिसमें 145 बहुमत के लिए चाहिए होते, उस 145 नंबर के लिए इन दोनों का एक साथ मिलकर के ही सरकार बना पाना संभव होता। ये 2014 के रिजल्ट्स थे। दोनों ने सरकार बनाई, फडणवीस जी सीएम बनकर आए। फडणवीस जी सीएम बने 2014 के अंदर। लेकिन इसी बीच में शिवसेना जो है उसकी तरफ से एक तरह की अंदर से वो रही कि ये कहीं ना कहीं हमारे सहयोग से सरकार चला रहे हैं, तो कब हम उद्धव ठाकरे जी को सीएम बनने का सपना पूरा होगा। फिर 2019 के चुनाव आते हैं। 19 के जब चुनाव आते हैं तब दोनों फिर से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के अंदर उद्धव ठाकरे जी फिर से इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने जब जाते हैं तो भाजपा इस बार 105 पर रह जाती है और शिवसेना 56 पर पहुंच जाती है। अगेन होने को भाजपा के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन सीएम बनाने के लिए या 145 का आंकड़ा पूरा करने के लिए इनके पास नंबर्स नहीं थे। आवश्यकता थी किसी पार्टी की। एनसीपी का जो नेचुरल इंक्लिनेशन देखा गया है वो हमेशा कांग्रेस के साथ देखा गया है, हालांकि अभी एनसीपी भी एनडीए के साथ ही महाराष्ट्र में है। इन दोनों पार्टियों के बीच में फिर एक अलायंस बनना था। 145 सीटों की समीकरण अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो एक यहां पर भी बनती दिखती है, 56, 54, 110 और यहां से पूरे की पूरे 154। ये तीनों अगर मिल जाएं तो भी 154 का नंबर बनता हुआ दिख रहा है। शुरुआत यहां से हुई। शिवसेना को यह लगने लगा कि हमारी वजह से इनका सीएम बनता है, अगर हम ही पलट जाएं तो इनका सीएम नहीं बनेगा। ऐसे में शिवसेना ने एक नया अलायंस कर लिया। उद्धव ठाकरे जी ने अपने लिए सरकार के अंदर जैसे ही शपथ ली, कुछ ही समय बाद यह सरकार गिर जाती है और उद्धव ठाकरे जी यहां पर मुख्यमंत्री बनकर आ जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट के अंदर उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस और एनसीपी की मदद से सरकार में आते हैं। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है, 2019 में शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल जाना ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर सरकार बना लें, क्योंकि शिवसेना को बीजेपी से भी ज्यादा दक्षिणपंथी पार्टी माना जाता रहा है। जब बाला साहेब ठाकरे थे तो उस समय पर शिवसेना को एक्सट्रीम मतलब राइट विंग पार्टी माना जाता था। ऐसे में राइट विंग और सेंट्रल लेफ्ट और कांग्रेस की लेफ्ट, ये तीनों की राजनीति एक साथ मिल जाना, इससे बड़ी संख्या में शिवसैनिकों को महाराष्ट्र में बुरा भी लगा। जो शिवसेना की राजनीति में विश्वास रखने वाले लोग थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के इस प्रयास को काफी भला बुरा कहा। यह वो दौर था जिस समय उद्धव ठाकरे जी को यह नाम मिला कि आप गद्दारी कर गए अपने उन लोगों के साथ जो कभी आपके साथ इसलिए आए थे कि आप कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते हैं। आज आप कांग्रेस के साथ ही चले गए और उन्हीं के साथ में राजनीति करने लगे। यह केवल सत्ता में बने रहने की चाहत है। उद्धव ठाकरे जी ने यह कार्य किया, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं जो शिवसैनिक कांग्रेस के खिलाफ अपने अंदर का भाव रख करके उद्धव ठाकरे जी के साथ थे, वो सभी 2 साल बाद एकनाथ शिंदे जी के साथ हो लिए। उनमें से लगभग 2/3 विधायक शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे जी के साथ हो लिए और एकनाथ शिंदे जी उन सबको लेकर आसाम चले गए। किसी भी राजनीतिक दल का विलय दूसरे दल में तब माना जाता है जब अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, जब 2/3 सदस्य निकलकर किसी दूसरे दल में मिल जाएं। ऐसे में एकनाथ शिंदे जी 2022 में अपने शिव सैनिकों को, जो शिवसेना के विधायक हैं, उनको लेकर गुवाहाटी चले जाते हैं। जो कुणाल कामरा का जो व्यंग है उसमें गुवाहाटी का जो जिक्र है वो असल मायने में इस वजह से है। तो यहां पर 2 तथ्य हैं। एकनाथ शिंदे जी गुट जो है वो उद्धव ठाकरे जी को यह कहते रहे कि आपने दगा किया, आपने गद्दारी की उन लोगों के साथ जिन्होंने आप पर इस बात का विश्वास किया था कि आप कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कुणाल कामरा इन्हें अब गद्दार बोल रहे हैं क्योंकि आपने शिवसेना के लोगों को तोड़ दिया। तो अब कौन ज्यादा गद्दार, ये तो खैर इतिहास जब लिखा जाएगा तब बताया जाएगा, लेकिन दोनों पार्टियों के अपने अपने क्लेम हैं वादा खिलाफी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकनाथ शिंदे जी ने 2022 में जो किया उसके चलते 40 एमएलए इनके साथ हो गए। 2/3 से अधिक एमएलए लेकर के ये आसाम चले गए। आप आसाम में इस तरह की तस्वीरों के साथ 2022 में दिखाई दिए। परिणाम यह निकला कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस जी फिर मिले
और सरकार बीजेपी के साथ इस एकनाथ शिंदे ग्रुप ने बना ली, क्योंकि जो मैजिक नंबर 145 चाहिए था वो पूरा हो रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सीएम बनाकर अपने आप में सरकार अपने साथ रख ली और उद्धव ठाकरे जी कुल मिलाकर के 2 साल और 214 दिन, लगभग 3 साल तक सत्ता में रहे। इनके साथ जो घटनाक्रम हुई, जिसके अंदर शिवसेना का एक गुट निकल करके एकनाथ शिंदे जी के साथ चला गया, तो अब बड़ा मसला यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित खड़ा हुआ। अगर कोई भी राजनीतिक दल अपने 2/3 विधायक अथवा सांसदों के साथ किसी दूसरे के साथ मिल जाए तो उसे ओरिजिनल राजनीतिक ग्रुप माना जाता है, और यही हुआ। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी वाली थी और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली थी, उनमें से ओरिजिनल कौन, यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने बिल्कुल कानूनन उस बात को माना जो एग्जिस्ट कर रही है। परिणाम स्वरूप एकनाथ शिंदे जी को शिवसेना का टाइटल दे दिया, और शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो तीर कमान है वो भी इन्हीं को दे दिया गया, क्योंकि बहुमत में विधायक इनके साथ थे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ग्रुप जो शिवसेना को इसलिए क्लेम कर रहे थे क्योंकि उनके फादर ने कभी शिवसेना बनाई थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कांग्रेस के ऊपर आज राहुल गांधी जी क्लेम करें कि ये तो हमारे परिवार वालों ने बनाई थी। बिल्कुल कुछ वैसे ही शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे जी का क्लेम था, और उद्धव ठाकरे जी के इस क्लेम को ही बार बार राजनीति में उठाया जाता है कि आपने इनसे तीर कमान ले लिए, अब क्या इनके फादर को भी ले लोगे, क्योंकि इन्हीं के फादर ने शिवसेना बनाई थी। क्लियर? यहां तक की सारी कहानी समझ में अगर अब आ गई हो तो हम यहां से आगे इस पूरी कहानी को रिलेट कर पाएंगे जो शुरुआत में कुणाल कामरा ने कही है। ये वर्ल्ड कैसे निकल कर आया ये समझ में आया। अच्छा, फिर आते हैं 2024 के इलेक्शंस। अच्छा, ये शिंदे ग्रुप के साथ शिवसेना का जाना, हमने जिस दिन ये न्यूज आई थी 18 फरवरी 2023 को, हमने उसी समय पर आरएनए सेशन किया था और उसमें ये सारी जानकारी डिटेल में बताई भी थी। ठीक यही हाल एनसीपी का भी हुआ, और एनसीपी से भी ऐसे ही भतीजे अजीत पवार बाहर निकल करके शरद पवार जी को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। इस पर भी 2024 के जब इलेक्शंस हुए तब हमने इसकी प्रॉपर चर्चा की। फिलहाल अब ये दो धड़े आमने सामने हैं। अब बड़ा सवाल ये कि कुणाल कामरा ने इन्हें गद्दार कह दिया है। इन्हें गद्दार किया तो इनके गद्दार कहने से इनके चाहने वाले नाराज हैं कि भैया हमें आपने गद्दार कैसे कह दिया। इनके गद्दार के बयान को समर्थन स्वाभाविक रूप से उनका मिलने लगेगा जो कि इनके बयानों से ही अपने आप की वैलिडिटी पा रहे हैं। ऐसे में जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है, वो उद्धव ठाकरे ग्रुप तो इनके बयान से कहीं ना कहीं खुश है कि तुमने सही कहा, लेकिन जो एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप है उसने जिस स्टूडियो में ये कॉमेडी एक्ट परफॉर्म किया गया था हैबिटाट नाम से, वहां जाकर तोड़फोड़ कर दी। ये जो तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ जहां ये एक्ट हो रहा था अगले दिन जब कोई दूसरा एक्ट चल रहा था, उस समय शिव सैनिकों के द्वारा जिस तरह की तोड़फोड़ की गई, दीवारों को तोड़ा गया, यहां से फिर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। और वो बड़ा प्रश्न ये था कि एकनाथ शिंदे जी को गद्दार कहने का ये जो बयान था, ये कुणाल कामरा के द्वारा दिया गया बयान था, तो टेक्निकली सारा एक्शन कुणाल कामरा पर बनता था। लेकिन जिस जगह ये एक्ट परफॉर्म हुआ वहां पर भीड़ के द्वारा ये जो कृत्य किया गया, ये क्या कानूनी रूप से सुरक्षित बात थी? क्या कानून अपने हाथ में लेना उचित था? ये एक बड़ा प्रश्न है जो उठ करके यहां आने लगा। ये प्रश्न यही नहीं रुका, ये प्रश्न इससे आगे गया, और वो ये था कि कुणाल कामरा ने गद्दार कहा और हैबिटेट को तोड़ करके आपने गुस्सा निकाल लिया, लेकिन ये बात तो उद्धव ठाकरे जी भी कहते हैं और उनके समर्थक भी कहते हैं। उनका क्या बिगाड़ लिया? लोगों ने यह तक सवाल पूछा कि उद्धव ठाकरे जी का क्या मातोश्री सुरक्षित है उनके इस बयान देने के बाद में? कुल मिलाकर राजनीति में जिस पर जोर आजमाइश की जा सकती थी उस पर जोर आजमाया गया। लेकिन मैं जब इस पूरे एक्ट को ध्यान से देखा तो मुझे एक और पॉइंट यहां पर निकल कर आया, और वो ये था कि कुणाल कामरा ने बकायदा जो राइट विंग सपोर्ट में लोग रहते हैं, या फिर जो राइट, जैसे अंबानी और मोदी जी का कनेक्शन बढ़िया जोड़ा जाता है, तो इसने बढ़िया अंबानी जी को रोस्ट किया, ऐसे ही महिंद्रा जी को भी बढ़िया से रोस्ट किया, ठीक ऐसे ही ओला के मालिक को रोस्ट किया। और पूरा सेलेक्टिव तरीके से जब यह काम हुआ तो इसका एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी साफ साफ जाहिर हो गया कि आपको जो चीजें नजर आई वो केवल उस पक्ष में नजर आई जहां किसी एक पक्ष का ईगो सेटिस्फाई होता हो। यहां पर दोनों के लिए ही बड़े सारे प्रश्न खड़े हो गए। जहां एक और कुणाल कामरा के लिए प्रश्न यह था कि आपने जानबूझकर यह पॉलिटिकल कृत्य किया ताकि आपको इस वजह से यह सारा विवाद देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल सरकार से भी बना कि आपकी प्रेजेंस में इस तरह के एक्ट होना
कितना सही? खैर, सत्तारूढ़ दल की तरफ से, उनके सैनिकों की तरफ से, शिव सैनिकों की तरफ से कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, केस दर्ज हुआ बकायदा। जब ये सब हो रहा था, इस बीच में कुणाल कामरा फिर एक तस्वीर डाल देते हैं और उस तस्वीर के अंदर अपने हाथ में वही राहुल गांधी जी वाली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब। अब ये बात भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो वही राहुल गांधी जी वाली, असल में कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास भी बुक उपलब्ध है वो अलग अलग कलर और अलग अलग फ्लेवर्स में आती है, लेकिन ये बकायदा राहुल गांधी जी के हाथ से चर्चा में है। इन्होंने बकायदा इस तस्वीर को डाल दिया। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि यह सब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है? भारत के संविधान में आर्टिकल 19 के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है तो ऐसे में आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए जाते हैं। तो क्या यह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के दायरे में किया गया एक्ट था? यह आने वाला समय कोर्ट के माध्यम से डिसाइड कर लेगा। लेकिन जो कोर्ट में जाने से पहले फैसले हो रहे हैं वो फैसले कहीं ना कहीं सरकार पर कई प्रश्न खड़े करते हैं। हालांकि कोर्ट अपने आप में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि आजकल जजों के घर में भी 15 करोड़ रुपए जलते हुए मिल जा रहे हैं। फिर से एक बड़ा प्रश्न है कि भ्रष्टाचार या फिर काला धन कहां तक रुका। खैर, इन सभी प्रश्नों के बीच में कुणाल कामरा और उनके खिलाफ जो शिवसैनिक हैं उनका गुस्सा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शिवसेना के जिन्होंने ये सब हरकत की उनको बेल मिल जाती है। लोग फिर मीम्स की बाढ़ लाने लगते हैं। मीम्स को लेकर के आते हैं तो कॉमेडियंस जिनके ऊपर हाल ही में इस तरह के समय रैना जैसे लोग जिनके ऊपर डार्क कॉमेडी के चलते लोगों की नाराजगी निकल कर आई थी, वो इसी कैटेगरी में औरों को अपने साथ आते हुए देखे कि भाई कुणाल कामरा भी हमारी लिस्ट में आ गया। फिर चाहे रणवीर अलाहाबादिया हो, समय रैना हो, और देश में एक अलग बहस को जन्म दे दिया। और वो बहस ये कि अब क्या इतने छोटे छोटे बयानों से देश की आस्था प्रभावित होने लगेगी और प्राइम टाइम में देश के अंदर सारे मुद्दे साइड में हटाकर देश के अंदर जितने बड़े मुद्दे हैं, फिर चाहे वो महंगाई से जुड़ा हुआ हो, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ हो, काले धन से जुड़ा हुआ हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़ा हुआ हो, रेप से जुड़ा हुआ हो, उन सब मुद्दों को हटाकर देश प्राइम टाइम में क्या ये सब डिस्कस करेगा? 145 करोड़ की आबादी वाला भारत आज अपने सारे मुद्दे भुलाकर किसी एक के द्वारा दिए गए बयान पर अपना पूरा समय हटाकर इस पर चर्चा कर रहा है। यह भी एक नया विषय डिस्कशन का बन गया है। इस पर जया बच्चन जी से बयान लिया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो आपको सोचना चाहिए। पत्रकारों से कहा कि ये आपको भी बताया जाएगा कि जया बच्चन का इंटरव्यू लेना है कि नहीं लेना है। आप लोगों के लिए अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। बीइंग ए पत्रकार आपके लिए अभिव्यक्ति ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब आप वो अभिव्यक्ति कर पाएंगे या नहीं, ये भी तो अपने आप में देखने वाला बात है। और निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या भारत में अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी बोला जाना कितना उचित है, क्या कुछ बोला जाना उचित है, और यदि ऐसा है तो क्या उसके खिलाफ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आना, देश के अंदर इस तरह से रिएक्शंस आना कितना उचित है? क्या हम लोगों के अंदर या तो टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा घट गया है, एक बड़ा प्रश्न है, और या फिर बोलने वालों का साहस बहुत बढ़ गया है? यह चीज आने वाला समय कैसे डिसाइड करेगा, ये तो आप और हम ही अपने भाव से और अपने रिएक्शन से बता पाएंगे। बाकी लोग बकायदा मोदी जी के इस वीडियो को भी निकाल लाए जिसमें उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्टर को अपना जब इंटरव्यू दिया तो उस समय उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैं क्रिटिसिज्म को वेलकम करता हूं। तो लोगों ने कहा कि कुणाल कामरा ने क्रिटिसिज्म ही तो किया, आप उसका वेलकम नहीं कर पाए। खैर, फिलहाल के लिए सीएम जो है यहाँ के महाराष्ट्र के, उन्होंने अपनी तरफ से यही एक लाइन बोली कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉमेडी की आड़ में अगर मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया जाएगा तो यह सही नहीं है। तो इन्होंने अपनी तरफ से वो बयान दिया। खैर, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी तो इस बात से बड़े खुश हैं, संजय राउत जी भी बड़े खुश हैं, और वो इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं कि भाई साहब बढ़िया किया, तुमने हमारी आवाज बनी। तुम राहुल गांधी जी के साथ देखे गए थे तो तुमने जो किया वो अच्छा काम किया। अर्णब गोस्वामी हो या फिर भाविश अग्रवाल, इनके साथ इनके जो पंगे रहे हैं ये बड़ा चर्चा का विषय रहे। खैर, कुल मिलाकर आप सबसे प्रश्न यही कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तो खैर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करिए। थैंक यू सो मच।